नमस्कार, मैं हूं रंजीत और रीप्ले विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। रीप्ले विद रंजीत में आज कौन है हमारे साथ? हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र तय किया और फिरोज़ाबाद जनपद में एक वो मुकाम हासिल किया कि वो लीडर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री बने। उन्हें इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने औकात पर विजय अवार्ड से सम्मानित भी किया। हम आपका तारुफ कराते हैं देवीचरण अग्रवाल साहब से, जो जनपद फिरोज़ाबाद ही नहीं बल्कि आसपास उत्तर प्रदेश और भारत में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। कांच उद्योग के ज़रिए एक नई पहचान, एक बड़ी पहचान स्थापित की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रीप्ले विद रंजीत में सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम देवीचरण अग्रवाल की बात करें तो देवीचरण अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? साझा करिए इस चीज़ को आप। मेरा जन्म 1/1/1948 को फिरोजाबाद जनपद में घर पर हुआ जी। उसके बाद सर शिक्षा दीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और किस तरह से आपके सफ़र की शुरुआत? उस वक़्त हमारे परिवार की स्थिति बहुत दयनीय थी। हम अपने परिवार में 5 भाई 4 बहनें थीं और हमारे पिता अकेले कमाने वाले थे जी। तो हमारी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी कॉलेज में हुई। चौहान मोहल्ला में एक प्राइमरी कॉलेज था, कक्षा 5 तक। उसमें रामस्वरूप हेडमास्टर थे हमारे, उनके द्वारा हमारी 5वीं तक शिक्षा हुई। उसके बाद 6वीं क्लास से हम SR के इंटर कॉलेज में आ गए जी। 6वीं से 10वीं तक हमारी शिक्षा दीक्षा SR के इंटर कॉलेज में हुई। आर्थिक तंगी के कारण हमने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नहीं दिया। अपनी तरीके से चोरी की मेहनत मजदूरी कर कर हमने इंटरमीडिएट किया। जब हम काम करने लगे तो हमको बहुत आनंद इस बात का आने लगा। उसी ड्यूरेशन में हमने अपना एक वांट निकली थी स्टेनोग्राफर की, तो हमने हाई स्कूल स्टेनो से किया था। तो हमने एक भर दिया, अपना एप्लीकेशन डाल दी, तो हमारा उसमें नंबर आ गया। तो उसमें हमने पे स्केल देखा तो 160 रुपये पे स्केल था और उस वक्त हम 200 रुपये यहीं कमा लेते थे। तो हमने कि वहाँ कमरे का किराया जाएगा और फिर क्या बचेगा। वो नौकरी कहाँ पे थी? नहीं, हम अपने सोर्स से मजदूरी करके यहीं 200 रुपये कमा लेते। नहीं, जो 160 रुपये महीने की नौकरी मिल रही थी वो कौन से जनपद में थी? ग्वालियर जाके करना। हाँ, तो हमने ग्वालियर जाना समझा नहीं, घर के घर में रहेंगे और पैसा भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मेन तो मतलब उस वक्त पैसे का था कि आमदनी कैसे हो। फिर हम यहीं पर रहे। फिर हमने एक ग्लास फैक्ट्री में सर्विस कर ली। वहाँ हमको 150 रुपये मिलते थे और 4 संडे अगर हम जाते थे तो पैसे अलग मिलते थे। एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम जिसको कहा जाता है। हाँ, संडे के मिलते थे। संडे के। तो हम अपने घर पर अपने पिताजी को या माताजी को सैलरी का पूरा पैसा देते थे। उसमें से वो 10 रुपये हमें खर्चे को महीने में देते थे और हमको जो 4 संडे का पैसा मिलता था 20-25 रुपये, वो हम पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं। तो हमने जब 2-3 साल सर्विस करने के बाद 1000 रुपये हमारे पास इकट्ठे हुए, तो फिर हमने 1000 रुपये से अपना व्यवसाय शुरू किया। बढ़ते बढ़ते 1 साल में 2 साल में हमारी आमदनी लगभग 2000 रुपये माहवार पर पहुंच गई। तो हमारा परिवार भी सुकून में आ गया। दोनों हमसे बड़े भाई थे, वो भी पैसे कमाने लगा था। लगभग ये मान के चलिए जो दिन हमने देखे वो दिन ऑलमोस्ट उस वक्त ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि तीनों भाई हम जी कमाने वाले हुए। अब हमने एक छोटी सी दुकान ले ली 1970 में जी, स्टेशन रोड पे बजरंग ग्लास एम्पोरियम के नाम से। मेरे मन में विचार आया कि पिताजी बैठते हैं एक दुकान पे, 2 भाई बैठते हैं और हम बैठ जाएंगे 2 भाई, और 2 भाई अभी मुझसे छोटे और हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैठेंगे जी। तो लिया मैंने कि चूड़ी का काम 3 लोगों को करने दो, हम कोई काम अलग करते हैं।
तो पहले हम घर पे माल लाकर बेचा करते थे। फिर हमने कही कि एक बाज़ार में ग्राहक मिलेगा, तो हमने एक दुकान ले ली 500 रुपये पगड़ी पे। जब हमने दुकान ली, करीब 70-71 की बात होगी, 7-8 साल में हमारी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी, बहुत अच्छे से। करीब 25-30 हज़ार रुपये महीने की हमारी इनकम हो गई। चलता रहा सफ़र। हमारा मेन काम शुरू से ट्रेडिंग का रहा, माल खरीदना और माल बेचना। जी। 80 के दौर में आते आते हमारी माली हालत बहुत अच्छी हो गई। हमने मकान नहीं बनाया किसी का, हम गए किराए के मकान में। कभी हमने मकान नहीं बनाया कि मकान बना लेंगे तो पैसा इसमें लग जाएगा, डेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हम और काम को हम बढ़ाते रहे। 80 के दौर में हमें ऐसा लगा कि हमें एक आगे चल के फैक्ट्री की व्यवस्था बनानी चाहिए। तो पूजा ग्रास के नाम से जो कारखाना है राया के ताल पे जी, वो हमने 1,91,000 की जगह ले ली, 3 बीघा। उसमें हमने शौक के लिहाज से गाय भैंस बांधी और फार्म हाउस सा बना दिया। जी। उसके बाद यहाँ पर ग्लास इंडस्ट्रीज के कोटे पे बैन थी, लाइसेंस नहीं मिलता था। तो किसी का कोटा बिका 95 या 86 में। वो कोटा हमने परचेज कर लिया और कोटा परचेज करने के बाद उसको इंडस्ट्रीज को हमने उस अपने फार्म हाउस में लगा दिया। जी। फार्म हाउस होता, फार्म हाउस में कुछ नहीं था। जानवरों के लिए हरा चारा होता था, उनके लिए बेजर होती थी, जौ होते थे। 80 में हमने जगह ले ली, उसकी 4 दीवारी करा के लाइसेंस का इंतज़ार करते रहे। अपने रोज़ तो जगह बचाते रहे, दूध फूल ले आए, सब्जी वब्जी ले आई, ये सब काम करते रहे। अपनी दुकान भी चल रही थी निरंतर। कई गोदाम किराए पर ले लिए। 86-87 में हमने फैक्ट्री लगा ली पूजा ग्लास के नाम से। फिर हमने एक कोटा और ले लिया उस हिंद ग्लास के नाम से, तो हमने दूसरी फैक्ट्री लगा ली। फिर व्यवस्था हमारी बहुत चौकस दिन पे दिन होती जा रही थी। तो किसी भाई में हमें कोई ऐप था नहीं किसी किस्म का। अब तो मसाला खाते हैं, पहले कोई ऐप नहीं था। तब 2000 में एक हमने यूनिट और लगा ली दुर्गेश ग्लास के नाम से, सेंट जॉन चौराहे पे। फिर और व्यवस्था अच्छी हुई तो हमने फिर एक सन ग्लास वर्क प्राइवेट लिमिटेड मक्खनपुर खरीद ली। जी। और कई ट्रेडिंग फर्में हैं, एक्सपोर्ट का व्यवसाय है। ये हमारा सफ़र निरंतर आज तक जारी है। अगर हम बात करें उस दौर में जब आप संघर्ष में थे और अब शिखर पे हैं, क्योंकि एक मैसेज निकलता है आपकी जो बायोग्राफी है उससे कि एक व्यक्ति जो 200 रुपये महीने की नौकरी करता था, आज वो एक बड़े उद्योग का मालिक है। आज के युवा जब टूट जाते हैं, क्योंकि मैं मैसेज आपसे यहाँ से दिलवाना चाहता हूँ, आप इस दौर में देख रहे हैं किस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है और लोग संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं युवा इसके बीच में फंस जाता है और कई बार देखा जाता है कि आत्महत्या पर उतारू हो जाता है युवा। क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा जी, कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसे से कमज़ोर हो जी, मगर हिम्मत तो हार जाए वो, मगर हिम्मत से नहीं हारे। जी, हिम्मत तो हार जाए, हिम्मत से नहीं हारे। हिम्मत से नहीं हारे। जी, और ये मान के चले कि अभी हम जिस स्थिति में खड़े हैं उससे नीचे बहुत लोग हैं। जी, और आत्महत्या की जो आपने बात कही, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, किसी के लिए भी आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपनी गति से चलते रहो, 3 बातों को अपने साथ रख लो आप। जी, ईमानदारी, आप ये मान के चलो कि हम हरिश्चंद्र से भी आगे जाएंगे। मेहनत, अगर हमें पला भी ढोना पड़ रहा है, सीमेंट की बोरी भी कंधे पर लादनी पड़ रही है, तो लादने में हिचक मत करो। अगर तुम्हारे शरीर में ताकत 50 किलो की नहीं है तो 25 किलो लाद लो। 25 किलो लाद लो। तीसरी बात, जो भी काम करो जिम्मेदारी से करो आप।
जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई आदमी जन्म में चिपका हुआ हो, आज कौन भूख मर रहा है, कौन युवा मर रहा है? जो लोग संघर्ष नहीं जानते और मेहनत नहीं करना चाहते और कुर्सी चाहते हैं और दूसरों को देख रहे हैं इनका ऐसा है इनका ऐसा है। जी। जीवनी पढ़िए आप, टाटा की पढ़िए, इनकी पढ़िए, उनकी पढ़िए। जी। अंबानी की जीवनी उन तेल डालता था पेट्रोल पंप पे, जी। कितने पैसे मिलते होंगे? 150 रुपये मिलते होंगे तब। पे स्केल ये था जब 100 रुपये से लेकर 250 रुपये, हाईएस्ट 250 रुपये पे स्केल था। जी। जो हमारा टीचर मास्टर रामस्वरूप पढ़ाते थे ना, उनको 220 रुपये मिलते थे। जी। जबकि हेड थे वो। तो युवाओं को अब किसी ने मदद मांगी हमसे, जी। ठीक है, उन्होंने मदद दी तुम्हें, कोई मदद नहीं है। हमने कही जहाँ जगह खाली हो मैं खोकर रख लो और ये 5000 रुपये का सामान रख लो, सुबह से शाम तक 200-250 रुपये लेकर उठाओगे, मगर आपको दुकान खोलनी पड़ेगी 7 बजे और शाम को बात करनी पड़ेगी 8 बजे बंद। 5000 का खोखा आ जाएगा, 5000 का सामान रख लो। जी। अब कई तो मैंने खोकर रखवाए, वो अपने मौत कर रहे हैं, कई पैसे बेच के खा गए, चले गए अपने। अच्छा, अगर हम बात करें, आपने जो संघर्ष किया, फिर एक इंडस्ट्री की शुरुआत की धीरे, जैसे आपने बताया कि बजरंग एम्पोरियम, और उसके बाद एक फैक्ट्री लेना, फिर उसका लाइसेंस का इंतज़ार करना। जिस समय आप शुरुआत कर रहे थे फैक्ट्री लगाने की, कहीं ना कहीं आज के दौर में सिंगल विंडो बिजनेस की बात की जाती है कि उद्योगपति को हम कहीं ना कहीं सिंगल विंडो सुविधाएं दें और उद्योग लगाने में आसानी हो। तब के दौर में और अब के दौर में कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? और जो नए उद्योगपति बन रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं नए उद्योग लगाने की, जिस तरह से केंद्र सरकार मोटिवेट कर रही है कि आप अपने उद्योग लगाइए, हम मदद करेंगे, कैसे देखते हैं तब के फ़र्क में और तब में और अब में क्या फ़र्क नज़र आता है? तब में और अब में 0% मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। जी। काम करने वाला व्यक्ति है, पानी या तेल निकलता है कहीं से तो अपना रास्ता खुद बना लेता है वो। जी। अभी यहाँ पानी फैला दो आप, अपना रास्ता वो खुद बना लेगा, उसे बस रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। जी। जब जो प्रॉब्लम थी, आपको जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ आपको चलना पड़ेगा। जी। जो लोग मैं समझता हूँ काम कर रहे हैं उनको पेशेंस नहीं है, हम तुरंत जंप कर जाएं। जी। आपको ये बात सोचो कि हमने 25,000 रुपये सरकार से लिए हैं, ये पैसे हमें चुकाने हैं। आपने 25,000 रुपये और लेकर 50,000 की मोटरसाइकिल ले आई हो। जी। और आप कोई भी काम कर लो, सुबह से शाम तक मजदूरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। जी। मगर थोड़ी आपको महीने, 2 महीने, 15 दिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जी। अगर हम बात करें आपके नज़रिए से फिरोज़ाबाद ग्लास इंडस्ट्री को रफ्तार देने के लिए कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं या की पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके ज़रिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चाइना हावी होने के बाद कहीं ना कहीं ग्लास इंडस्ट्री में एक डाउनफॉल देखने को मिला था। चाइना हावी हुआ, लेकिन जो फिरोज़ाबाद का मूल कांच उद्योग है वो पिछड़ा था। उसको किस तरीके से रफ्तार दी जाए, क्योंकि राज्य सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करती है। देवीचरण अग्रवाल के नज़रिए से क्या आसान उपाय, की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जो सजेस्ट? मैं आपको एक बात बता दूं जी। यहाँ जो आप पहले में शुरू आपने बात कही थी, जी। वही पॉइंट आ रहा है। मुझे कहना में थोड़ा मैं रिफाइन करके नहीं कह पा रहा। जी। हकीकत तो ये है कि ज़मीनी सतह पे काम नहीं है। काम नहीं है सरकार की ओर से या व्यापारियों की ओर से, उद्यमियों की ओर से? किसी की ओर से, किसी की ओर से, दोनों एक ही तारीख हैं। जी। सरकार ने अपना काम कर दिया, पैसे दे दिए आपको। जी। अब आपका काम है, अब पैसे मिलने में कितनी असुविधा है ये किसी को नहीं पता। जी। 25,000 रुपये लेने के लिए हमें कितने लोगों को समझना पड़ेगा। जी। अब मुख्यमंत्री कहते हैं पोर्टल बना हुआ है, हम आपकी शिकायत करें पोर्टल पर, इनकी शिकायत करें, इनकी शिकायत करें, किनकी शिकायत करें हम? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नेशन है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नेशन में क्या है? कोई देखना नहीं है, कोई सुनना नहीं है। एक आदमी ले आया 15 करोड़ रुपये और बैठ गया अपना आराम से। जी। अगर गवर्नमेंट सर्वे कराए और दिखवाए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नेशन में क्या दिया आपने शहर को। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, हाँ, हमने 20 करोड़ रुपये लिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, हमने शहर को क्या दिया? जी।
हमने अपना काम बना कर खा पी के अपने आराम से बैठ गए। ये थोड़ी बात हमारे मित्र बंधुओं को अच्छी नहीं लगेगी जी। क्योंकि हर जिले में 2-3 आदमियों ने लिया हुआ है यूपी के, जी। और करीब इसमें मैं समझता हूँ सरकार का कम से कम 70 डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने गया हुआ 1,000-2,000 करोड़ रुपये चला गया जी। उसका एडवांटेज 5-10%, 20% मिला हो तो मिला हो। मिला, क्योंकि जो लोग पहले से ही फेमस थी, जो चीज़ें वो आज भी हैं, उसका जो उद्योग देने का या बदलने रफ्तार देने का नज़रिया था वो कहीं ना कहीं। हम खुद बेईमान हैं जी। हमको वो बना दिया गया विद्यालय निरीक्षक। जी। अभी एक कल बनाया है उनने GOT, जी। डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूशन ऑफिसर, जी। वो आई कल मेरे पास जी। कि भाई साहब इस कार्य को आगे कैसे बढ़ाएं कि ट्रिब्यूट से जो टीवी के लोग हैं उनको मिल सके। और कल 7 तारीख है DM की मीटिंग है। जी। तो हमारा रोल क्या है आप जो बताओ। जी। आदमी गांव में चला जाता है, घूम फिर के चला आता है। जी। अब मैं तो मैं तराशूंगा नहीं टीवी के मरीज, आपसे मैं कहूँगा भाई पुरानी जगह मैं तलाश में जाऊँगा नहीं, मैं तो गाइड कर दूंगा भाई इस तरीके से मिलेगा। आप गांव में जाओ, मोहल्ले में जाओ, चौपाल लगाओ, 10-5 लोगों से बात करो तो भाई यहाँ कोई आदमी परेशान तो नहीं है या मरीज नहीं है। जब कोई ऐसी शंका है तो एक टीका लगता है टीबी का, जी। यहाँ वो लगा देंगे इंजेक्शन था। जी। आपके अगर वो फूल जाएगा तो ठीक है, ठीक। नहीं फूल जाएगा तो आपको टीबी है। जी। ये होता है। तो उद्योग को नई दिशा देने के लिए बात यह है कि वैसे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तक 35 साल हमें धंधा करते हुए 40 साल कोई एग्जेम्पशन टैक्स में नहीं मिला, कोई ब्याज पे छूट नहीं मिली। अभी 20% पैसा मिला है हमको 1% कम पे। जी। तो सरकार ने ये कोविड का दिया है, कोविड नाम करके 20%, जैसे हमारे बैंक में 1 करोड़ रुपये हम पर लिमिट है, जी। तो 20 लाख रुपए हमको गवर्नमेंट देगी बिना सिक्योरिटी के, बिना उसके, उस पर 1% ब्याज, जनरल ब्याज उससे कम लगेगी। जी। ये फैसिलिटी पहली बार मिली है। वो पहली बार क्या मिली है, ये 100 साल बाद जो कोविड आया है ना, तो कोविड करके मिली है वो कोविड के। हाँ, वैसे भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक गिलास इंडस्ट्री के लिए कोई योगदान नहीं दिया। जी। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि गैस जो उद्योग है उनको गैस की समस्या आ रही है, और कई बार कमिश्नर से भी बात होती है आप लोगों की, और जो लोग नए उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें अनुमति नहीं मिलती। उस बारे में क्या सरकार को मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? गैस की जो समस्या है, या फिर गैस के लगातार दाम बढ़ते हैं तब वहाँ ग्लास इंडस्ट्री को दिक्कत आती है। मैं आपको बताऊँ, ऐसा कोई समस्या नहीं है। जी। समस्या ये सरकार के नुमाइंदे उनकी पैदा की हुई है। जी। 1944 में MC मेहता बनाम फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री। जी। हम लोग बहुत पोल्यूशन करते थे, कोयला जलाते थे, पोल्यूशन करते क्या थे। जी। एक ऑर्डर आया कि भाई आपके यहाँ बहुत पोल्यूशन है, इंडस्ट्री बंद हो गई। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। सुप्रीम कोर्ट को हमने अपनी व्यथा बताई, क्योंकि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से हमारी भट्टियों में पानी डाल देते थे। पानी डाल दिया। हमारे में नहीं पड़ा, बहुत से लोगों को पड़ गया। मतलब प्रक्रिया शुरू हो गई उद्योगों को बंद कराने की। हाँ, अब हमने एक जन वकील किए सुप्रीम कोर्ट के, वो 11,000 रुपये लेते थे, और 1100 रुपये मुंशियाना एक होता है वो लगते थे। हमको कुछ नहीं चाहिए था सरकार से, हमने मक्खनपुर जगह ले ली थी। वहीं हम उद्योग मक्खनपुर ले जाएंगे, कोला मक्खनपुर चलेगा। तो हमने वहाँ प्रस्ताव ये रखा कि हमें यूनिट हटाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाए। तो किसी ने हमको, जज ने हमारे वकील की बात सुनी नहीं। तो उस बात कपिल सिब्बल बहुत ऊंचे वकील थे। जी। अब हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि 51,000 रुपये उनकी फीस पहले दे सकें। तो हमने खैर उनके मुंशी से व्यवस्था बना के
31,000 में अपना काम निपटा दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें पहली डेट में ही स्टे मिल गया उसमें। फिर अपने लड़ाई होती रही तो सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी बात कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि भाई आपको क्या चाहिए। हमने कही हमें ऑयल से चलाने की परमिशन दो, तो बोले कि ऑयल तो पोल्यूशन करता ही है, वो भी कार्बन। हाँ जी। तो वहीं सजेशन दिया, वकील ने दिया, किसने दिया कि नेचुरल गैस दे दो। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल गैस के अधिकारियों को बुलाया और नेक्स्ट डेट डाल दी। जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया भाई इनको गैस देनी है, अब कौन रोकेगा। तो हमें 90 फरवरी 98 में गैस मिल गई। इस तरह से कांच उद्योग की रूपरेखा बदलने लगी। हाँ, अब मैं आपकी बात कह रही हूँ उस पर आ रहा हूँ। जी। जब हमें पॉल्यूशन की वजह से ही तो गैस मिली, जी, तो अब पॉल्यूशन कहाँ है। जो रोक लगा दी, इसका मतलब ये है कि जो एनजीटी से फाइलें हैं, पॉल्यूशन विभाग से फाइलें हैं, उन फाइलों को कवर करने के लिए उन्हें कर दिया, उद्योग बंद कर दिया। ना कोई उद्योग बंद है, अगर गैस मिल जाएगी तो नेचुरली यहाँ का उद्योग पनपेगा। इस बात के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर वो साहब कहीं फाइल फंस जाती है कमिश्नर के यहाँ, कहीं फंस जाती कहीं। हमने एक मोटी बात कही, अब थोड़ा हम कम जाते हैं मीटिंग में, बच्चे चले जाते हैं तो अपनी बात कह नहीं पाते हैं ढंग से। हमारा ये एक सवाल है, आपसे भी कह रहा हूँ अपने माध्यम से इसके चैनल के से, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें गैस दी, उस वक्त हमारे यहाँ प्रदूषण था, गैस इसलिए प्रदूषण नहीं होगा। तो अब गैस को उत्पादन बढ़ाने से या नई इंडस्ट्री लगाने पर रोक क्यों आए। इंडस्ट्री पे बैन तो 72 से है, मैं आपको बता दूं। जी। जैसे मैंने इंडस्ट्री 86-7 में लगाई, मैं 80 में लगाई तो मेरी 80 में व्यवस्था ठीक थी। जी। जब मैंने जगह ले ली तो लगाया था, जब कीमत क्या थी, किसी चीज़ की कीमत नहीं थी। जी। अब जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ पूजा क्लास में, वो मैंने आप समझो 2 रुपये फुट जगह ली। जी। आज मैं 2000 रुपये फुट में जगह नहीं है, और 60 बीघा जमीन है मेरे पास, 70 बीघा। जी। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं सरकारें ज़रूर बदलती रहीं, लेकिन जो उद्यमियों को और उद्योग को जो रफ्तार मिलनी चाहिए थी, जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो आज भी नहीं। सुविधा तो भाई साहब जी सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट से जी कोई भी नहीं मिली आज तक, जी टिल नाउ। तो क्या आप डिमांड करते हैं, क्योंकि अब उद्योगों की बात कर रही है केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी कहती है हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे, क्या अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से काम होना चाहिए, आपका क्या सजेशन है? मेरा सजेशन ये है, जितनी ये रोक लगा दी हैं, जी, इन रोकों को हटा दें। मेन प्रदूषण इंडस्ट्री से अब नहीं है, तो इंडस्ट्री से प्रदूषण ना के बराबर है। उसका सिंपल एग्जाम्पल है, आप अपने रसोई में जाकर देखो कि चाय बनाने में कोई प्रदूषण होता है? जी बिल्कुल नहीं होता। पहले एक कमरा होता था जिसमें चूल्हे अंगीठी जला करते थे, पूरा काला होता था। जी। अब तो होता नहीं। तो ये आवागमन के साधन, ट्रकों से माल की ढुलाई बहुत ज़्यादा होने लगी अब। जी। पहले रेलवे से माल सारा जाता था, जी, अब रेल का काम रह गया 5-10%। जी। 90% माल आ गया ट्रक पे। तो जो इसका प्रदूषण है, जी, ट्रक का, ट्रांसपोर्टेशन का जी, मेन प्रदूषण वो है, वो चिन्हित कर ले। अगर कांच के उद्योग में प्रदूषण नहीं है तो फिर रोक में लगाए हो आप। मतलब आपको माल ढुलाई के जो संसाधन आपने नए सृजित किए हैं उन पर ध्यान देना होगा कि आप वापस रेल की तरफ जा सकते हैं, अच्छी डिलीवरी भी है। नहीं, वो तो अब सरकार कर रही है, फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। फ्रेट कॉरिडोर, मगर फिर भी सेक्टर क्या है, मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली कोई बात कह नहीं पाता। माल हमारे यहाँ से कारखाने से लोड होगा, जी, फिर वो स्टेशन पर अनलोड होगा, जी, फिर वो माल डिब्बे में लोड होगा, फिर वो माल अनलोड होगा स्टेशन पे, फिर ट्रक में अनलोड होगा, फिर पार्टियाँ, यानी 6 डबल लोड पलट हो गई। आपने मुझसे माल लिया ट्रक,
अपने उतार लिया। जी। वो 5 पलटी बच गई वहाँ, 4 पलटी बच गई। 2 पलटी तो होनी हाँ, यहाँ से लोड हुआ, वहाँ अनलोड हो गया। जी। अलाउ गवर्नमेंट कर रही है, जी। फिर भी अब इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। एक मान जी। अगर इंडस्ट्री में इस वक्त या किसी वक्त भी गैस मिल जाए आसानी से लोगों को, जी। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि विद इन 2 और 3 ईयर जी। 20% इनका रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा। जी। अगर 1000 करोड़ रुपए हमारी इंडस्ट्री रेवेन्यू दे रही है महीने में, तो 1200 रुपये हो जाएगा 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर उद्योगों का भला होगा, उद्यमियों का भला होगा, लेबर का भला होगा और सरकार का भी भला। आप सुनो, सारी चीज़ लगेगी। जितने लोग जुड़े हुए पूरा सिस्टम, जो परचूनी वाला है, दाल चावल बेच रहा है, जी, जी। उसको भी लाभ होगा। उसको भी लाभ होगा। जब आदमी बढ़ेंगे, आपके 2 लाख की आबादी 1000 है, जी। फिर 15 होगी तो 500 आदमी कहाँ जाएगा? निश्चित तौर पर। बीड़ी भी लेगा, माचिस भी लेगा, सब्जी भी लेगा, चीनी भी लेगा, दाल भी लेगा, सब चीज़ लेगा। बिल्कुल जी। ये तो उद्योगों की बात हो गई, कैसे उद्योग को रफ्तार मिले। अगर हम देवीचरण अग्रवाल के सामाजिक जीवन की बात करते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत से संघर्ष किया, तो अब देखते हैं हम कहीं ना कहीं देवीचरण अग्रवाल सोशल सर्विसेज में भी नज़र आते हैं, समाज सेवा में भी। वो दौर कब से शुरू हुआ और उसके बाद मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें समाज सेवा में भी जाना चाहिए? ऐसा था, जी। मैं करीब 10, 12, 15 साल का था, तो मेरे फादर गीता पढ़ते थे। जी। तो कभी कभी जब मैं हाई स्कूल कर लिया, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा, कभी कभी तुम इनको देख लिया करो किताबों को। जी। तो मैंने भी नियम बना लिया, 2 पेज पढ़ूंगा। जी। गीता खत्म होगी, 2 पेज रोज रामायण की जी। पढ़ूंगा, अध्याय अध्याय जी, वो कोई मतलब नहीं। जी। तो मुझे इसमें ये लगा कि आपकी 1 घंटे की पूजा, अगर आप सुबह से शाम तक तन से, मन से, धन से, वाणी से किसी के काम आ जाएं, जी। तो आपकी 1 घंटे की पूजा बेकार है। जी। मेरे को कहने में थोड़ी हिचक लग रही है कभी। नर सेवा नारायण सेवा वाला कंसेप्ट पे आ गए आप, यानी आप किसी की अगर सेवा या मदद कर सकते हैं तो फिर आपकी वो पूजा हो गई। और आप जितने लोग बैठे हैं, ये अनुभव करना कि तुमने किसी की मदद करी किसी भी रूप में, जी। तो आपके आत्मसंतोष, बड़ी खुशी होगी आपको। जी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जी। कोई अभावग्रस्त व्यक्ति है और उसका भूत दूर हो जाए, आपको बहुत प्यास लग रही है, आपको 1 गिलास पानी मिल जाए, तो आप क्या कहोगे? आपके अंदर तृप्ति आ जाएगी, आप सामने वाले को अप्लाई कुछ ना कुछ दोगे, पर फर्क इतना है तो आपको नहीं दिख रहा क्या गया, क्या गया, और सामने वाले को क्या मिला वो भी नहीं दिख रहा। तो मुझे तो ईश्वर ने बेहिम्मत दिया, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था जी। मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। जी। जिस रिश्ते में चाय मैंने बेची, परचूनी दुकान मैंने करी, जी। मैंने कम से कम 50 काम करे। एक्सपोर्ट मैं करता हूँ, इंपोर्ट मैं करता हूँ, सारे काम मैंने कर लिए जीवन में। जी। और खूब 25 कंट्रियों की यात्रा भी की है मैंने। जी। तो वहाँ से क्या आप 25 देशों में घूमे, आपको क्या लगा वहाँ से हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए था, क्या स्वीकार दिखा आपको कि ये हम अपने देश में कर सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे पॉइंट पे आए हो आप। आज वर्ल्ड में चाइना लीड कर रहा है। जी। क्यों कर रहा है लीड? आप भाग रहे हो, ठीक है, हम आपके संग नहीं भाग सकते। अरे आपके पैदल तो चलेंगे, बिल्कुल। आप 1 किलोमीटर जाओगे 1 मिनट में, तो हम पहुंच जाएंगे, आगे जाएंगे, हम भागें तो सही। जी। हमने कई जगह प्रपोजल रखा, जी। दिल्ली में रामाकृष्ण में ग्लास डेवलपमेंट ऑफिस है, तो ऊपर से नीचे तक का सिस्टम कितना बढ़िया है कि हम वी कैन नॉट से। हमने ये प्रपोजल रखा डिस्ट्रिक्ट के जो डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट कमिश्नर RK पुरम दिल्ली में, कि आप एक 15 आदमी 20 आदमी की टीम बनाओ, उसमें अपने 2-3 IAS अधिकारी, 1 टैक्सेशन का अधिकारी, 1 मैन्युफैक्चरिंग से संबंध का अधिकारी और 2-3 व्यापारी और 1 ट्रेड कोई ले लो, आप खिलौना का ले लो, बिजली का ले लो, कपड़े का ले लो, आप सारी इंडस्ट्री का निरीक्षण करो और वहाँ से आप कोलैबोरेशन करो। अपने ना PP मॉडल रखो ना कोई मॉडल रखो,
अपने 4 व्यापारी लो, उनको छांट लो 100 आदमियों में से कभी 2-3-4 आदमी ऑनेस्ट मिल जाए, देश के प्रति समर्पित मिल जाए। बिल्कुल। उस इंडस्ट्री का नीचे से ऊपर तक ढांचा देखो कि ये क्या करती है, कैसे करती है। गवर्नमेंट हमारे ऊपर कितना टैक्स ले रही है, यहाँ ये लोग कितना टैक्स ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, हर चीज़ पर देखो चैनल लगी है। आज वो लड़का मेरे ऑफिस में लेकर आया पेपर कटिंग मशीन, जैसे पेपर वेस्ट होते हैं ना तो रद्दी के टोकरी में डाल देते हैं जी। तो मैंने कहा उसको पेपर कटिंग मशीन रख दी है, मैं जहाँ पेपर हो जहाँ डाल दो, इसकी घास बन जाएगी जी, घास की बन जाएगी ना जी। तो जब तुम्हें सैंपल भेजने, कोई सी भेजने, इकट्ठी कर दो एक कनस्तर में लगा के भेज देगा वो, वैसी मंगाओ लकड़ी वाली घास, क्या जरूरत है। जी जी। तो हम डीप स्टडी करें और एक एक उद्योग में खड़ा करें, और जो बीच में व्यवधान है उनको हम ब्रेक करें। मान लो हमारे यहाँ 20% टैक्स है, वहाँ 10% टैक्स। मान लो हमारे यहाँ 20 बंडों पर जाना पड़ता है, वहाँ 1 बंडों पर जाना पड़ता है। अब चाहना में क्या है जी, डॉलर आने चाहिए। हम कहीं से माल खरीद लें, कहीं से बिल बनवा लें, कहीं से कुछ कर लें, बट डॉलर उनको चाहिए। कोई टैक्स उनका निर्धारित है, जितना आपने रजिस्ट्रेशन दिया आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, काम खत्म। यहाँ तो 28-29 डिपार्टमेंट है, ये पीएफ वाला, ये एसआई वाला, ये लेबर वाला है, ये इनकम टैक्स वाला, ये सेल टैक्स वाला है, ये पोल्यूशन वाला, ये फायर ओनरशिप वाला है। सिंगल विंडो खत्म है वो, मल्टी विंडोज हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें वहाँ से सीखनी चाहिए कि उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है। हमें कुछ नहीं करना चाहिए जी। हमें तो आपकी टांग पकड़ के, आपकी सीट पार करके हमें देखना चाहिए इसमें है क्या बवाल। ये 5 रुपए की झालर कैसे बेच रहा है, हमारे यहाँ 12 रुपए कैसे पड़ रही है। उस पर R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस में आए हो। काय के रीजन है बात, मुझे कॉन्फिडेंस में ले लोगों को लालच दोगे, बाकी इंडस्ट्री वाले को जी जी कि भाई तुम्हारे भारत में इंडस्ट्री लगा, हम तो उसको सब फैसिलिटी देंगे, जी इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे और ज़मीन भी हम देंगे, तो उसको अपने 2 आदमी छोड़ दो जी जो मन से ईमानदार हो। जी। तो भारत में क्या है, 100 में 90 बेईमान, तभी भारत महान। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है, औकात पर विजय सम्मान आपको मिला जी, और तमाम सम्मानों से आप नवाजे गए जी। कैसी यादें रहीं, सम्मानों का सिलसिला कब से शुरू हुआ, और औकात पर विजय सदी के महानायक ने दिया, और उससे पहले भी आप क्योंकि उद्योगों में रहे तो आपको तमाम बड़े लोगों ने सम्मानित किया, कैसे सम्मानित बहुत किया भाई। सरकार, भारत सरकार, प्रदेश सरकार की तरफ से 91 या 92 में पहला हमें निर्यात पर पूरे मिला था उत्कृष्ट उत्पादन के लिए जी। उसके बाद हर साल निरंतर मिलता रहा जी। और फिर अब 2-4 सालों से ही नहीं है मिला हमारी सम्मान, तो भारत सरकार, प्रदेश सरकार सबसे मिलते रहे। औकात पर विजय सम्मान का क्या मतलब था और क्यों सम्मानित किया गया था आपको? ऐसा था, उनका कोई वो था बैंक जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बैंक है कोई, तो उनने अमिताभ बच्चन को हायर किया था जी कि जिन लोगों ने जी अपने आप स्टैंड किया है उन लोगों की हर जिले में 1-2 लोगों की सूची बनाओ जी, और उसको अमिताभ बच्चन सम्मानित करेंगे जी। तो फिरोजाबाद से हम थे, आगरा से 1-2 लोग थे और करीब 80-90 लोग थे उत्तर प्रदेश से, मतलब ऑलमोस्ट जो मान करो हर जिले से एक था जी। तो उनसे बात हुई हमारी, बोले आपने हमारी कौन सी फिल्म देखी है। मैंने बड़ा हीरा, मैंने की मैंने तो 80 से फिल्म नहीं देखी है। उसके पहले मैंने देखी थी विक्टोरिया नंबर 203, समाधि, आई मिलन की बेला, मेरा गांव मेरा देश, मदर इंडिया, ये देखी थी। इसमें हमारी कौन सी है मुझे नहीं पता था मुझे। फिर क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन उनका ये था जी कि आपका फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं था, आपको ऐसा लग रहा है। जी। नहीं इंटरेस्ट तो रहा। अब जैसे लोग उसमें घुन हो जाते हैं, देखी व्याखी छुट्टी कितनी फुर्सत कहाँ है, जो हम
देखें हम फिल्म। अपने काम में ही लगे रहे लगातार। तो अब फिर मनोरंजन के साधन के तौर पे आप किस चीज़ का प्रयोग करते थे फिल्मों में? जैसा आपने कहा एक मरबी रेडियो था हमारे यहाँ अच्छा, घर पे, तो उसमें आती थी बिना का गीत माला। बिना का गीत माला। हाँ, इतना सा था, करीब हुआ जी 12 इंची 18 इंची का। जी। तो वो दीवार में एलवारी बनी थी, जी उसी में रखा रहता था। नीचे चटाई बिचारी सब बैठ गए, मैंने झूम चली यहाँ से फलाने की फरमाइश है, जी ये सब आता था पहले। एक तो ये साधन था। अब हम काम में लगे हैं, जी उसके बाद भी हमें काम भी चाहिए, संगीत भी चाहिए। तो वो 543 आता था सोनी का जी। ट्रांजिस्टर, उसमें टेप भी होता, ट्रांजिस्टर भी होता था। चमड़े की उसकी वो थी बॉडी। बॉडी, जी बॉडी नहीं, वो कवर आता था। कवर। उस कवर को कील पे टांग दिया, सुनने आराम से जो मन में आई तो कैसेट लगा लो और समाचार सुन लो। तो कौन से गाने आपको पसंद है उस दौर के? पुराने कोई ज़्यादा अच्छा लगने वाला गाना कौन सा है? वैसे ऐसे वही पुराने गाने सब अच्छे लगते हैं। जी। तो ये तो संगीत की बात हो गई, मनोरंजन की बात हो गई। आज के दौर में जो हालात है, राजनीतिक तौर पे हम बात करें तो कौन सी पार्टी में दिलचस्पी रखते हैं आप, या कौन सी विचारधारा आपको प्रभावित करती है? मैं इस पार्टी में विचार रखता हूँ जो पार्टी प्रदेश का भला करे और देश का भला करे। इसमें बिना संकोच, बिना लाग लपेट के ये बात कह सकता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान को जी जो लोग कहते हैं मोदी प्रधानमंत्री, ये कोई आदमी नहीं है। ये तो ये मान के चलो कोई देवता भेजा है इस सुनने। अच्छा, आपकी लाइफ में जितनी आपकी लाइफ है, आपको कोई ऐसा आदमी ऑनेस्ट मिला नेतागिरी में? अटल जी बहुत बढ़िया थे। अटल जी सा तो आदमी पैदा होना बहुत मुश्किल है। हर आदमी की अपनी एक क्वालिटी है जी। अटल जी इंटेलिजेंट में तो कोई मुकाबला था नहीं उनका। आज मोदी जो काम कर रहा है, ये कोई नया काम नहीं कर रहा। फ्रेट कॉरिडोर अटल जी की डायरी में लिखा है जी। हाईवे अटल जी की डायरी में लिखा है जी। नदियाँ अटल जी की डायरी में लिखी हैं। इनने अभी हाईवे तो अटल जी के सामने बनने लगे थे। जी। और क्या नाम है इनका, नितिन गडकरी। नहीं, फ्रेट कॉरिडोर करो काम लग गया है। मैं समझता हूँ एक लाइन तो चालू हो गई नहीं, है। 24-25 तक सब चालू हो जाएंगी। जी। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है, भाई रोड देखा है, काफ़ी जगह काम तेज़ चल रहा है और हो रहा है, ट्रायल भी हो रहे हैं। जी। अब इनका महत्वपूर्ण काम है, इनको फ्रेट कॉरिडोर से पहले नदी का काम लेना चाहिए था, जो आपस में नदियों को जोड़ने की योजना। हाँ। जो किसान आज इतना आप MSP कर दो, 2000 दे दो, फिर भी किसान को कुछ नहीं मिलता। जी। किसान को चूसने वाले बहुत हैं, जी। मैं आपको बता दूं। तो जब किसान स्वयं अपने आप में इंडिपेंडेंट मजबूत नहीं होगा, तब तक आपको देने को नहीं होगा। आप खुद 100 रुपये कमाओगे तो जो आपको आनंद आएगा खर्च करने में, और जिस तरीके से आप खर्च करोगे उसका तरीका अलग होगा। जी। और 100 रुपये पिताजी से ले जाकर खर्च करोगे आप, उसमें तरीका अलग होगा। जी। आपको इस शहर ने बहुत कुछ दिया है बोल दिया है और लगातार संघर्ष आपने इस शहर में किया है। जी। फिरोज़ाबाद के लिए आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि फिरोज़ाबाद नाम बहुत बड़ा है, विश्व भर में छाया हुआ है कांच के ज़रिए, लेकिन जब लोग शहर में प्रवेश करते हैं तो शायद अभी वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई जो एक अच्छे शहर से तुलना की जाए। चाहे यहाँ पर FSDA काम कर रहा है विकास प्राधिकरण के तौर पे, या फिर नगर निगम भी हो गया फिरोज़ाबाद नगर पालिका से, लेकिन उन व्यवस्थाओं का समावेश नहीं हो पाया है। आप कैसे देखते हैं किस तरीके से शहर की प्लानिंग होनी चाहिए, और क्या क्या आपके जहन में है विचार जो प्रशासन तक पहुँचे और शहर में बदलाव हो? जिम्मेदारी जितनी सरकार की या सरकार के नुमाइंदों की है, जी। उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी भी है, शहर के नागरिकों की। हम कुछ करना तो चाहते नहीं, जी। और जो करता है उसमें हम हिंड्रेंस पैदा करते हैं। जी। अगर सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो सरकार आपकी मदद करेगी, उन्हें आप मदद करवा लेंगे। जी। अब हम कुछ नहीं करें, सारा काम सरकार करे, हमने कोई चीज़ फेंक दी, सड़क गंदी कर दी, जी।
कूड़ा फेंक दिया, प्लास्टिक बोतल फेंक दी। तो हम भी तो कुछ करें, ये सारा काम सरकार करेगी। जी सरकार से अपेक्षा हमारी ये है कि प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी बढ़िया आए जिनको देश से लगाव हो। अब तक पूर्व में जो होता रहा है उसमें इतनी व्यवस्थाएं खराब हुई हैं पूरे देश में, हमारे प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में। हमारे केजरीवाल हैं, आदमियों को हरामी बना रहे हैं। ये कोई रेमेडी है? हम आपको मुफ्त में कोई चीज़ दे रहे हैं? अरे भाई आप उनको मजबूत करो शिक्षा से। वो तो जो लोग उस दायरे में हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जो 200 यूनिट तक लाभान्वित हो सकते, नहीं तो वो पूरा बिल देते हैं जो लोग 30% है। मैंने आपकी बात समझी, उसके बावजूद भी आदमी को सबल बनाओ जी। आप पैसा दे के, पेंशन दे के, गेहूँ दे के उसको अनेबल बना रहे हो। जी, तो वो तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, केंद्र सरकार ने भी नहीं, वो सब जगह हो रहा है। जिसमें जो मैं कह रहा हूँ उसमें केंद्र सरकार ही आ गई ना। पेंशन तो केंद्र सरकार दे रही है 1000 रुपये, गेहूँ तो केंद्र सरकार दे रही है, कोई प्रदेश सरकार तो मुझे नहीं रही। जी दरअसल थोड़ा सा हमारा इतिहास खराब रहा है भारत का जी कि हर आदमी ने अपना हित देखा, जी देश का हित, प्रदेश का हित किसी ने नहीं देखा। जी। और आज भी यही हो रहा है। अब वो 12 लोग मिलकर एक पार्टी बना रहे हैं, ये चल पाएंगे अपने? जी नहीं, अपने ये चल पाएंगे? ये तो उनका व्यू है, क्या करते हैं नहीं, जनता क्या चाहती है? नहीं, जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, जनता तो आप समझो आंखों में बंद करके बैठी हुई है। जी। अब तक तो कोई बोलता ही नहीं था ना, भय इतना था। हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है। मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में इतना मुसलमान कहीं सुखी नहीं है, इतना हिंदुस्तान में सुखी है। आप बताओ, शहर के नागरिक हो आप। बिल्कुल। और इस शहर में तो एक दूसरे के पूरक है, हिंदू और मुसलमान। भाई ऑलमोस्ट मुरादाबाद में देखो आप, हाँ, मतलब जहाँ भी, मतलब नहीं, बिजनौर में देखो, अमरोहा में देखो, जी। मैंने सब जगह देखा है। सब लोगों से मेरे से संबंध भी हैं, जी बड़े प्यार से रहते हैं। अब एक आध 2-4 खराब होते हैं भाई, ये तो तुम्हारी 5 उंगली एक सी नहीं है ना। जी। यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान पूरे विश्व या सुरक्षित है और ज़्यादा बदमाशी की बात नहीं है। जी अब 4-6 लोग खराब निकले आते हैं, वो सारे मुसलमान खराब हो गए, जी सारे यादव खराब हो गए। ऐसा तो होता नहीं है कहीं। जी जी। तो शहर की सूरत बदलने के लिए कोई एक संदेश शहर वासियों को, प्रशासन को देना चाहेंगे? मैं तो संदेश ये देना चाहता हूँ कि पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, जी उसके बाद सरकार को कुछ करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो लोग सरकार में नुमाइंदे हैं जी उनको थोड़ा सा ये समझ के काम करना चाहिए कि ये हमारा घर है। जी। हमें इस शहर में ऐसे रहना चाहिए, ये शहर नहीं है, ये हमारा घर है। जैसे हम घर को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे इसको भी रखें। जी। अगर हम बात करें देवीचरण अग्रवाल के, क्योंकि लगातार एक सफ़र उद्यमी के तौर पे रहा है, अब नए लक्ष्य क्या हैं? नए लक्ष्य तो ये है कि हम लोग अपने स्तर से जी और प्रयास कर रहे हैं कि एक तो वृक्ष ज़्यादा लगाने चाहिए। जी सफाई का ख्याल हमें अपने आस पड़ोस में तो रखवानी चाहिए कम से कम। जी अगर थोड़ी 2 बात सुननी पड़े तो उसके लिए मान लो, अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज़ कह रहा हूँ जी तो मुझे आपने 2 बात कह दी जी तो मुझे तकलीफ होगी। मेरा कुछ स्वार्थ ही नहीं है। अरे भैया ये थोड़ा सफाई करवा लो अपने, या कूड़े को मन डालो। जी। मानने तुम बहुत अच्छी बात है, ना माने तो बहुत अच्छी बात। तो पहले हम तो अपने कूटर पर साफ रखें। इसकी शहर की सूरत हाल बदल जाए, लोगों में थोड़ा इंटीरियर में जाएं, ड्रेनेज सिस्टम सही हो, कट्टा डालने की जगह बराबर बने। यहाँ कोई भी योजना बनती है वो फाइलों में बनती है। यहाँ एक ट्रांसपोर्ट नगर बनना था, जी आज 15-20 सालों से फाइलों में पड़ा हुआ है। सारी पूरी सड़क पे आप देखो चलिए, अब तक खड़े रहेंगे।
जी। ये नहीं होना चाहिए। अब उनका सवाल है कि हम कहाँ खड़ा करें, रोड टैक्स हम देते हैं, कहाँ ले जाएं। बिल्कुल। तो दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जनता का भी सहयोग लें और खुद भी काम करें। जी। हिम्मत वाले होते हैं, मौसम का सितम सहते हैं, पत्ते गिरते हैं, पेड़ खड़े रहते हैं। हंसी साथ देगी न गम साथ देंगे, देंगे तो उसके कर्म साथ देंगे। होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। क्या बात है इरशाद। किताबों की जगह जब चिट होगी तो अंगूठी में कमर फिट होगी। घर का नाम सड़क होगा, हर आदमी बेधड़क होगा। बेधड़क होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवीचरण अग्रवाल साहब, आपने बहुत संक्षिप्त में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं, लोगों तक एक संदेश पहुंचाया। तो ये थे हमारे साथ देवीचरण अग्रवाल साहब, जो एक बहुत सीधा सा मैसेज कन्वे करते हैं, हो के मायूस न तो शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी धूप ज़िंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थम जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। रिप्ले विद रंजीत में फिर एक नई शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। आज हमने आपको मिलवाया फिरोजाबाद शहर की एक ऐसी शख्सियत से जो संघर्ष के साथ, और संघर्ष इतना कि वो संघर्ष करते करते लगातार शिखर पे पहुंची और एक अपनी नई पहचान और मुकाम स्थापित किया। रिप्ले विद रंजीत में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।